हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आपका इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे आपके न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लॉन्ग टाइप के न्यूमेरिकल इसी से आते हैं, किरचॉफ्स लॉ से ही। किरचॉफ्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके हेल्प से आप किसी भी सर्किट का, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल या करंट फाइंड कर सकते हैं। जिसके पहले जो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे, उसमें भी हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते थे। लेकिन कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिनको हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। यह एक ऐसा रूल होता है जिसके हेल्प से कैसा भी क्वेश्चन रहे, कितना भी टफ क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहे, उसको एटलीस्ट सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें 3-4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि सर्किट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपके होते हैं। जैसे जो भी सर्किट आपका, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जिसमें कई सारे वायर होते हैं, कई सारे जॉइंट होते हैं, उस सर्किट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। मतलब सिस्टम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ कंडक्टर या वायर्स, कई सारे वायर्स एक साथ का आपके कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। जैसे यहाँ पे मैं एक नेटवर्क बना सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इस प्रकार से ऐसे करते हुए एक सर्किट बना हुआ है। इस प्रकार से ऐसे करते हुए कई सारे इसमें ये आपकी वायर्स जुड़े हुए हैं, कई सारे सेल्स भी हैं और रेजिस्टेंस भी आपका है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये R1 है, ये E1 है, ये आपका R2, ये आपका E2, ये R3, R4 और ये आपका E3। मतलब इस प्रकार से सेल भी है, इसमें रेजिस्टेंस भी है। लेकिन इसमें आप देखो तो वायर आपकी कई सारे जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पे देख के आप नहीं बता सकते कौन सीरीज में है या कौन पैरेलल में है। इनको बोला जाता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अगर ऐसा सर्किट है तो उसे नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आता है जंक्शन। क्योंकि ये आपका आता रहेगा तभी हम किरचॉफ्स रूल का पहला लॉ पढ़ सकते हैं, जंक्शन। जंक्शन आपका क्या हो सकता है? जंक्शन का मतलब एक ऐसे सर्किट के भीतर, किसी भी नेटवर्क के भीतर एक ऐसे पॉइंट को आप ढूंढिए जिस पॉइंट पर दो से ज़्यादा वायर कनेक्ट हो। मतलब जैसे नॉर्मली आप किसी ऐसी पॉइंट पे जाकर खड़े हो जाइए जहाँ पे जाने के दो से ज़्यादा रास्ते हो। अगर जाने के दो से ज़्यादा रास्ते हैं तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे जंक्शन। नॉर्मली आप देखते हो डे टू डे लाइफ में जंक्शन वर्ड आपने सुना होगा। रेलवे स्टेशन पर आपका जंक्शन लिखा होता है, वाराणसी जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, ये सब लिखे होते हैं। वहाँ पे जंक्शन क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि उस पॉइंट पर कई सारे जो आपके वेज होते हैं, कई सारे रेल की पटरियाँ होती है, एक ही पॉइंट पर आपका ज्वाइंट होती है, इसलिए उनको हम जंक्शन बोलते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसे पॉइंट को ढूंढिए जहाँ से दो से ज़्यादा आपके वायर हों, दो से ज़्यादा वायर कनेक्ट रहेंगे, तब उसको बोला जाएगा जंक्शन। जैसे यहाँ पे हम ढूंढते हैं तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इस पॉइंट को ए माने तो इस पॉइंट पर अगर हम खड़े हो जाए तो हम देखिए यहाँ पे भी जा सकते हैं, हम यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी। मतलब इस पॉइंट पर अगर हम खड़े हो जाए तो जाने के कितने रास्ते हैं? 3। तो इस पॉइंट पर 3 वायर आपका कनेक्ट है, इसलिए हम बोलेंगे ये अब आपका पॉइंट आपका क्या है? जंक्शन है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि आप इस पॉइंट पर खड़े हो जाइए बी पर, तो बी पर आप केवल आप इधर जा सकते हो या तो इधर जा सकते हो। मतलब टोटल कितने रास्ते? 2। अगर 2 रास्ते हैं तो उसको हम जंक्शन नहीं बोलेंगे, 2 से ज़्यादा आपके होने चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो चौराहा मिलता है, तिराहा मिलता है। जो चौराहा है, तिराहा है, इनको हम जंक्शन नाम दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 2 से ज़्यादा आपके वायर, 2 से ज़्यादा रास्ते एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको भी जंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए 1 2 3 वायर कनेक्ट है। इस पॉइंट को भी आप जंक्शन बोल सकते हैं, 1 2 3 वायर आपके कनेक्ट है। तो ऐसा अगर रहता है नेटवर्क के भीतर जहाँ से 2 से ज़्यादा वायर कनेक्ट हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा रास्ते हैं, तो उस पॉइंट को बोला जाएगा जंक्शन। उसके बाद एक और आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका है, लूप और मेश। लूप और मेश क्या होता है?
लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। अगर सर्किट के भीतर कहीं भी आपका क्लोज्ड पाथ मिल रहा है तो उसे हम आप लूप कह सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, सर्किट के भीतर अगर आप ध्यान से देखें, ए से अगर आप चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुँचे, ये सी है, मान लीजिए ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका ई है, ये ए। अगर हम ए से चलना स्टार्ट करें, ए से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, फिर ई से ए तक आ जाएंगे, तो देखिए हम एक पॉइंट से चलकर उसी पॉइंट पर फिर आ जा रहे हैं, तो ये आपका एक क्लोज्ड पाथ है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं ये लूप है। और हम दे सकते हैं ये वाले ऐसे इस रास्ते पर ऐसे जाएंगे, ऐसे घूमते, ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक लूप कहलाएगा। मतलब जहाँ पे क्लोज्ड पाथ आपको मिले सभी क्लोज्ड पाथ को हम नाम देंगे लूप और मेश। मेश भी बोला जाता है या लूप भी बोला जाता है। उसके बाद लास्ट आपका आता है ब्रांच। ये भी इम्पॉर्टेंट आपका है, ये तीनों ही आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रांच आपका क्या हो सकता है? ब्रांच का मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं शाखा, कि कितने आपकी नंबर ऑफ वायर कनेक्ट हैं। तो दो जंक्शन के बीच, टू जंक्शन के बीच जितने नंबर ऑफ वायर कनेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ कनेक्टर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ब्रांच। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ए और सी, ये दो आपके क्या है, जंक्शन हैं, तो ए और सी के बीच अगर हम वायर को गिने तो हम 1 वायर ये ले सकते हैं, फिर हम ये भी ले सकते हैं, दूसरा वायर हम ये भी ले सकते हैं, तीसरा वायर हम ये भी ले सकते हैं, चौथा वायर। तो ये सब आपके क्या है, आपके ब्रांच कहलाएंगे। मतलब जितने दो आपके जंक्शन के बीच जितने नंबर ऑफ आपके वायर कनेक्ट रहेंगे, सभी नंबर ऑफ वायर को नाम दिया जाएगा ब्रांच। तो ये जब तीन चीज़ें आपको आती रहेंगी तो किरचॉफ लॉ हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ किरचॉफ लॉ। फर्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है? किरचॉफ के फर्स्ट रूल के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जब भी किसी सर्किट के भीतर किसी जंक्शन पर हम खड़े होते हैं तो वहाँ पे टोटल करंट हमेशा ज़ीरो होता है। मतलब द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। किसी जंक्शन पर करंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, ओ पॉइंट है, इस पर इस डायरेक्शन से कुछ वायर आपके हैं जिससे करंट आपका आ रहा है I1, यहाँ से एक वायर है जिससे करंट आ रहा है I2, और यहाँ से एक वायर कनेक्ट है जिससे करंट आ रहा है आपका I3। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट है जिससे करंट जा रहा है I4, और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट है जिससे करंट जा रहा है I5। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें इस पॉइंट O को। तो ये जो पॉइंट O है, इसमें इस पॉइंट पर टोटल नंबर ऑफ़ वायर कितने कनेक्ट हैं, 5। इसका मतलब इसको हम जंक्शन बोल सकते हैं। तो इस जंक्शन पर इतनी सारी आपकी करंट हैं, तो इसमें ये बोला गया, किरचॉफ ने बताया कि इन सभी का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, ज़ीरो। अब हमेशा आपका ज़ीरो होता है, इसका मतलब उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल में साइन कन्वेंशन भी आपको आना चाहिए। साइन कन्वेंशन का मतलब किरचॉफ ने ये बताया कि जो आपका जंक्शन की तरफ करंट आ रहा हो, मतलब जो करंट जंक्शन के पास आ रहा होता है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा होता है उसे हम नेगेटिव मानते हैं। तो ये किरचॉफ ने साइन कन्वेंशन बताया कि जंक्शन पर जो करंट आएगा वो पॉजिटिव है, जो जंक्शन से दूर जाएगा वो आपका क्या है, नेगेटिव है। तो ये इसके हेल्प से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए टोटल आपकी जो करंट आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, I1, I2 और I3। ये तीनों आपके पॉजिटिव होंगे, और ये जो I4, I5 है ये से दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव करंट होगा। तो किरचॉफ ने बताया कि अलजेब्रिक सम मतलब सिग्मा I इज इक्वल टू हमेशा क्या आता है, ज़ीरो। अब सिग्मा I इक्वल टू ज़ीरो का मतलब यही है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इन एनी नेटवर्क ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ये बोला गया कौन कौन सा करंट आ रहा है, तो हम बोलेंगे I1 आ रहा है, प्लस I2 आ रहा है, प्लस I3। ये तीनों हम पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है जो करंट आता है वो पॉजिटिव होता है, और जो जंक्शन से दूर जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो हम बोलेंगे ये I4 और I5 क्या होगा आपका, नेगेटिव। -I4 -I5 इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये टोटल वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ज़ीरो। या तो हम ये बोलते हैं या तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे हम इस दोनों को I4 और I5 को हम राइट साइड अगर भेज दें तो हम ये बोल सकते हैं I1 + I2 + I3
इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये बोला गया कि I1 I2 I3 का मतलब क्या था, जो करंट आ रहा था, और I4 और I5 का मतलब जो करंट जा रहा था। तो जो करंट आपका टोटल आता है और वही आपका जो करंट टोटल जाता है, दोनों की वैल्यू हमेशा आपकी क्या होती है, इक्वल। मतलब किसी जंक्शन पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी बोला जा सकता है किरचॉफ रूल। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो आपका रूल अप्लाई किया जा रहा है वो कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, जंक्शन पर अप्लाई किया जा रहा है। इसलिए किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम, जंक्शन रूल। और किसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, हम देख रहे हैं करंट के लिए अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है करंट रूल। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल को और कौन कौन से नाम से बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे जंक्शन रूल और करंट रूल। मतलब किसी जंक्शन पर टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये फर्स्ट रूल होता है। उसके बाद आता है सेकेंड रूल। किरचॉफ सेकेंड रूल क्या कहता है, किरचॉफ सेकेंड रूल आपका लूप में अप्लाई होता है और वोल्टेज के लिए अप्लाई होता है, इसलिए हम उसको लूप रूल या वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। तो सेकेंड रूल की हेल्प से ये बोला जाता है कि किसी लूप के भीतर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 0। मतलब द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप ऑलवेज इक्वल टू 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ मतलब जितने भी पोटेंशियल होंगे सभी का अलजेब्रिक सम निकालेंगे, तो बोला क्या जाएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस in any loop always equal to 0। ये माइंड में रहे कि किसी भी लूप के भीतर जितने भी आपके पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे उनकी वैल्यू आपकी रहेगी हमेशा 0। मतलब क्या बोल सकते हैं, सिग्मा कैपिटल V इक्वल टू 0। सिग्मा कैपिटल V का मतलब ये सम ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू 0। अब उस पोटेंशियल में आपके क्या हो सकते हैं, उस पोटेंशियल में आपका EMF भी आ सकता है, उस पोटेंशियल में आपको I इंटू R भी मिल सकता है। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं या ये भी बोला जाता है कि कैपिटल E हमेशा, या बोल सकते हैं सिग्मा कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा I इंटू R। ये बोला जाएगा कि टोटल EMF और टोटल आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो मेनली हम यही याद रखते हैं कि सिग्मा भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। किसी लूप के भीतर जितने भी आपके पोटेंशियल डिफरेंस रहते हैं उसकी वैल्यू हमेशा ऐड करने पर क्या आती है, 0 आती है। अब उसके लिए जैसे हमने फर्स्ट लॉ में साइन कन्वेंशन देखा था कि जो जंक्शन पर आता था वो पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जाता था वो नेगेटिव, ठीक वैसे ही पोटेंशियल में भी करते हैं। पोटेंशियल का साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह आपको आना चाहिए। पोटेंशियल की साइन कन्वेंशन में हमें क्या याद रखना है, देखिए हर एक बुक में अलग अलग तरीका दिया है। ऐसा नहीं कि जो टीचर आपको अलग तरीके से बताएगा वो रॉन्ग होता है, लेकिन सभी का बताने का अलग अलग तरीका होता है, सभी से आंसर आपके सेम आते हैं। तो मेरा थोड़ा तरीका अलग है, तो थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें आपका फर्स्ट ये होता है कि अगर हम मान लें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो आपका लेफ़्ट टू राइट आपका हो रहा है, A टू B आपका इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अगर आप इसमें इस सर्किट के भीतर कैलकुलेशन इसी डायरेक्शन में करते हैं, मतलब अगर आप सर्किट को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते समय लूप का जो डायरेक्शन है वो भी आप A टू B लेते हैं और करंट का डायरेक्शन भी A टू B है, तो इस कंडीशन में आपका पोटेंशियल हमेशा आपका पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन आपका सेम रहे, मतलब कैलकुलेशन का मतलब लूप का डायरेक्शन, जिस लूप को आप पकड़ना चाहते हो, जिस लूप में आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर उस लूप का कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके बाद जो सेकंड डायरेक्शन होता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस इस प्रकार से दिया हुआ है A और B, इसमें करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट आपका B टू A है, लेकिन आप कैलकुलेशन किस डायरेक्शन में कर रहे हो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में।
आपका कैलकुलेशन ए टू बी है लेकिन करंट बी टू ए है, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल आपको लिया जाएगा -I/R। यह आपको याद रखना है। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में कैलकुलेशन करेंगे तो पॉजिटिव, करंट के नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव। उसके बाद थर्ड आपका आता है ईएमएफ के लिए। याद रखें ईएमएफ में आपका बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया है, मेरा तरीका कुछ डिफरेंट है, तो आप लोग कैलकुलेशन करते समय ध्यान दें। ये भी सही है, आपका बुक में भी दिया है वो भी सही है। अगर आपका ईएमएफ ये है, अब इसमें आप कैलकुलेशन ये कर रहे हो, मतलब कैलकुलेशन का जो डायरेक्शन है वो आपका ए टू बी है, तो इसमें ये याद रखें ईएमएफ में सेल में कि जब आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हो तो जो प्लेट पहले आता है, जैसे आप इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्लेट में जो आपका पॉजिटिव वाला प्लेट है वो पहले आ रहा है, तो जो पहले आता है उसी का साइन हम लिखते हैं। मतलब इस कंडीशन में पोटेंशियल आपका क्या होगा +E। और अगर यही हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते और नेगेटिव प्लेट पहले से आता तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होता नेगेटिव। जैसे हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से, और कैलकुलेशन हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप ये याद रखें कि जब हम B to A चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा मिलेगा, नेगेटिव वाला प्लेट। इस कंडीशन में पोटेंशियल आपका क्या रहेगा -E। तो ये आप अगर माइंड में याद रखते हैं चारों डायरेक्शन, तो आसानी से आप वोल्टेज रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब करंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और वोल्टेज रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको आनी है। अब मैं आपको एक डेरिवेशन जो सेकेंड लॉ का डेरिवेशन है वो करके दिखा देता हूँ, जिसमें आप वोल्टेज रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप करंट रूल को भी, मतलब फर्स्ट और सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें हम किरचॉफ लॉ का डेरिवेशन देखते हैं। किरचॉफ रूल को कैसे अप्लाई किया जाए वो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, मान लेता हूँ मेरे पास ये एक सेल है जिसका EMF आपका E1 है और इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो आपका R1 है। ये सेल का EMF E2, रेजिस्टेंस आपका R2, ये आपका रेजिस्टेंस आपका क्या है R3 है। अब यहाँ पे हम करंट को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से हम किरचॉफ लॉ में फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ से मान लीजिए करंट आपका स्टार्ट हुआ I1 और यहाँ से घूमते हुए इस पोजीशन पे पहुँचा I1, और ये चूँकि E2 है, सेकेंड सेल है, तो इससे करंट मान लीजिए स्टार्ट हुआ है I2। देखिए ऊपर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे और टोटल करंट आपका यहाँ पे आपका जाएगा। मान लीजिए टोटल करंट क्या आ गया I1 + I2। तो इस प्रकार से आपका करंट कितना आ रहा है, I1 + I2 आ रहा है और ऐसे पहुँच रहा है यहाँ पे, वही करंट आपका यहाँ पे पहुँच रहा है। जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे जंक्शन है और जंक्शन पर पहुँचते ही करंट आपका या तो ऐड होता है या तो आपका सेपरेट होता है। तो चूंकि इसमें से I2 करंट निकला था इसलिए इसमें चला जाता है I2, मतलब ये जो I1 + I2 था इसमें I2 वाला इसमें चला जाता है और इसमें चला जाता है I1, तो इसमें आपका करंट आ जाता है I1। ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम है। अब हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं। अगर हम लूप देखें तो मैं एक लूप लेता हूँ। इन लूप ध्यान से देखिएगा, मैं A से स्टार्ट करता हूँ, A B F G, A B F G और A, मतलब जहाँ से चलिए वहीं पे वापस आना है आपको। ये आपका एक लूप है। लूप को मैंने डेफिनेशन पहले ही आपको बताया। जब हम A से B तक चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप सेकेंड रूल में अप्लाई करता हूँ। A से B हम चल रहे हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन का डायरेक्शन A to B है, लेकिन जब चल रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा प्लेट आ रहा है, तो हम देख रहे हैं E2 का पॉजिटिव प्लेट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है जो प्लेट पहले आता है उसी के डायरेक्शन लिखते हैं। तो प्लेट प्लस वाला पहले आ रहा है तो प्लस हम क्या लिखेंगे E2। फिर चलते चलते हम किस पर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस पर। थोड़ा ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस का डायरेक्शन जो आपका रेजिस्टेंस में करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका B to A है, लेकिन कैलकुलेशन का डायरेक्शन A to B है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या लिखा जाएगा, -I2 × R2। फिर जब हम B पर पहुँचेंगे, B से फिर F जाएंगे, फिर F से G आएंगे। जब हम लोग F से G पहुँचेंगे तो देखिए F से G में करंट का भी डायरेक्शन वही है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे सिंबल लगाएंगे
I1 इंटू क्या R1। और जब इस सेल के पास पहुंचेंगे तो सेल का नेगेटिव वाला टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव वाला बाद में आ रहा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -E1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बाद कोई रेजिस्टेंस, कोई सेल नहीं है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम EMF को एक साथ लिख लेंगे, E2 माइनस E1, और बाकी जो IR है उसको राइट साइड भेज देंगे, तो ये इस साइड जाएगा तो लिखा जाएगा I2 R2 माइनस I1 R1। ये इक्वेशन आपका क्या है? फर्स्ट है। मतलब जब आपका वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू पुटअप करके आप E1 और E2 में कोई रिलेशन बना सकते हैं, कोई इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद जब देखिए यहाँ पे जो मैंने लूप लिया था ABFGA, मतलब यहाँ से ऐसे में चल रहा था, इसी डायरेक्शन आप बना सकते हैं। इस प्रकार से एरो लगा सकते हैं ताकि पता चले कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। और सेकंड वाले में नीचे से आते हैं, ये वाला, ये भी आपका एक तरह से लूप ही बोला जाएगा। इस लूप में मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, ACDBA, मतलब इस प्रकार से मैं घूम रहा यहाँ पे। तो मैंने लिखा इन लूप ACDBA। इस वाले लूप में थोड़ा ध्यान से देखें, जब हम लोग A से C तक पहुंचते हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब C to D हम चलते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी C to D है, हमारा कैलकुलेशन का भी डायरेक्शन C to D है। इसका मतलब सिंबल लगेगा प्लस का, हम लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू कितना R, यही पोटेंशियल है। और उसके बाद जब D से B पहुंचते हैं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल नहीं लिखेंगे। लेकिन B से जब A तक पहुंचते हैं, देखिए करंट कितना है I2, ये आपका, और रेजिस्टेंस है R2। देखिए B से A तक पहुंचने में करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? प्लस I2 इंटू R2। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे R3 है तो यहाँ पे मैं R3 लिखूँगा। जब मैं इस वाले सेल के पास पहुँचता हूँ तो सेल का देखिए B से A हम चल रहे हैं तो नेगेटिव पहले आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। क्या लिख सकते हैं? -E2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम E2 को उस साइड भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा E2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R3 और प्लस I2 इंटू R2। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप E1, E2, R1, R2 जो भी पूछेगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का। ये याद रखिए, जंक्शन पर रहेगा तो करंट की वैल्यू आपका चेंज होगी, और लूप के भीतर आपका टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, किस प्रकार से हम कैलकुलेशन का डायरेक्शन लेते हैं और किस प्रकार से करंट का डायरेक्शन लिखते हैं। ये आप पूरा प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।